अभागन। छोटे बच्चे के साथ घर के सारे काम निपटाने में कुसुम के पसीने छूट जाते हैं। लड़का भी अजीब है। काम के समय तो उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं रहती। बिछौने पर चित लिटा देने पर वह पड़ोसी सुशीला के लड़के की तरह चुपचाप खेलेगा भी नहीं, बस गोद से उतारते ही रोना शुरू। परिवार तो छोटा ही है, सिर्फ पति तारक और वो, पर परिवार चाहे जितना छोटा हो, गृहस्थी तो है ही, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। सुबह उठकर घर लीपना, बर्तन मांजना, चूल्हा जलाना, तारक को चाय नाश्ता देना, लड़के को दूध पिलाना और 9 बजे तक खाना तैयार करना। इनमें से कौन सा काम एक दिन भी छोड़ा जा सकता है भला? ये तो बस एक पहर के बड़े कामों का हिसाब है। छोटे मोटे तो हजारों काम होते हैं। मामूली एक गिलास पानी भरने की बात ही ले लो। पहले गिलास खोज कर लाओ, मटके के पास जाकर पानी भरो, जिसने मांगा है उस तक पहुंचाओ, गिलास खाली होने तक वहीं खड़े रहो और फिर गिलास को उसकी जगह पर रख कर आओ। तब जाकर उस मामूली काम का अंत होता है। गोद में बच्चा लेकर कोई इतना सब कैसे कर सकता है? पर करना तो पड़ता ही है। नौकरिया, रसोईया रखने की हैसियत जो नहीं है। बच्चा होने के बाद से कुसुम की सेहत भी ठीक नहीं रहती। बीच में तो कुछ दिन तेज बुखार में भी पड़ी रही। सुबह बिस्तर छोड़ना आजकल उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। हर दिन दोपहर ढलते ही उसके सीने में जलन होने लगती है और शाम को सिर फटने लगता है। सिर का दर्द सबसे ज्यादा बर्दाश्त के बाहर होता है। उसे लगता है कि गर्दन कटकर उसका भारी सिर जमीन पर ढप से गिर जाएगा। अगर गिर जाए तो शायद जान बच जाए। सिर तो सबका होता है, पर सिर को लेकर ऐसी आफत और किसकी होती होगी? तारक अक्सर कहता है, कुसुम कोई तेल वे ला दूं क्या? देखो सारे बाल झड़ गए हैं। कुसुम को तेल की कीमत पता है। 1 रुपए की जरा सी शीशी, क्या वह सिर में तेल लगाने के लिए अपने बच्चे का दूध बंद कर देगी? फूटी किस्मत है मेरी, क्या तेल की कमी से बाल झड़ रहे हैं? बूढ़ी पत्नी को अब तुम प्यार व्यार तो करते नहीं, बस उसी के दुख में बाल गिर रहे हैं। तारक अपनी पत्नी का बहुत दीवाना है। किसी तिलिस्मी कहानी के राजकुमार की तरह वह जैसे 7 समंदर पार करके हजारों मुश्किलों को हराकर अपनी राजकुमारी को कल परसों ही छुड़ा कर लाया हो। 4 साल पुरानी पत्नी को वो आज भी इतना ही चाहता है। कुसुम उन दिनों के बुखार के बारे में सोचती है। वो मर नहीं रही थी, फिर भी तारक ने नहाना खाना और सोना तो दूर, ऑफिस तक छोड़ दिया था। इतने ज्यादा प्यार के साए में कुसुम जैसे अजीब सी हो गई है। किसी बेल को बादलों की छाव ने ढक लिया हो और उस पर धूप ही न पड़ पा रही हो। वो एक साधारण घर की लड़की है, जिसके मायके में हमेशा मिट्टी का दिया जलता था। वो बहुत ही शांत माहौल में पली बढ़ी है, जहां भावनाओं का लेन देन बहुत धीमा और छोटा होता था। थोड़ा प्यार, थोड़ी डांट और थोड़ी अनदेखी। अचानक मिला इतना तीव्र एहसास उसे पचता नहीं है। वह झरने के किनारे का छोटा सा पौधा है जो एक ऐसी विशाल नदी के किनारे आ लगा है जिसमें 12 महीने बाढ़ रहती है। कुसुम को आजकल अक्सर अपने आप से बड़बड़ाते सुना जाता है। अकेले में बातें करने का मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग खराब हो गया है। जिंदगी में भावनाओं की कमी नहीं है, पर उसे रहना बहुत अकेला पड़ता है। सुबह तारक पड़ोस के एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाता है और उसके तुरंत बाद ऑफिस निकल जाता है। मारवाड़ी व्यापारी के ऑफिस का बंगाली क्लर्क जो ठहरा, शाम के बहुत बाद वो घर लौटता है। सारा दिन कुसुम को मुंह बंद करके रहना पड़ता है। बात करने वाला कोई नहीं है। दोपहर में काम नहीं होता, पर बच्चा उसी समय सोता रहता है। कुसुम ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। कभी घर में कोई पत्रिका आती है तो 3 दिन की मेहनत में एक कहानी पूरी करती है। इसलिए न तो सब्र रहता है और न ही रस मिलता है। आजकल की कहानियों में इतनी चालाकी होती है कि अगर एक सांस में न पढ़ो तो इंसान बेवकूफ बन जाए। घर में एक पालतू चिड़िया तक न होना कुसुम को बड़ी कमी जैसा लगता है। तारक चिड़िया खरीद देना चाहता है, पर कुसुम सिर हिलाकर मना कर देती है। नहीं, अब पंछी नहीं पालना। उसका एक सफेद ककातुआ था जो मर गया। अब फिर कोई पंछी पाले और वह मर जाए तो फिर रो रो कर बुरा हाल होगा। उसे इतना शौक नहीं है। इसी तरह कामों की भीड़ में उलझते हुए और काम न होने पर छटपटाते हुए भारी गरीबी के बीच कुसुम के दिन परम सुख में बीत रहे थे कि तभी अचानक एक दिन तारक ऑफिस से अपनी 2 जेबों में तेल की 2 शीशियां और शरीर में बेचैनी लेकर घर लौटा। उसकी तनख्वाह में कुछ रुपए बढ़े थे। कुसुम बोली, ओ माँ, ये क्या? 2 शीशी तेल तुम किस हिसाब से लाए? पूरे 2 रुपए की नहीं, 14 आने के हिसाब से दिया है। 14 आने और 1 रुपए में फर्क ही कितना है? अच्छा, तनख्वाह बढ़ी है तो ले आए एक चीज शौक से, पर एक साथ 2 खरीदने की क्या जरूरत थी? फिर मिले न मिले और ये तो तुम्हारे 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा, देखना।
2 महीने में 2 शीशी तेल जो लगाए वो कितना बड़ा अमीर होगा। कुसुम ने अपना हंसता हुआ चेहरा टेढ़ा करके थोड़ा सोचा, बोली, तनख्वाह तुम्हारी बढ़ी और तेल मुझे मिला, तुम्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। आज तुम्हें लुचिया खिलाऊंगी। तारक की तबीयत बहुत खराब लग रही थी। दोपहर को ऑफिस में उसे एक बार उल्टी भी हुई थी। शायद बुखार आएगा। लुचियों का नाम सुनकर उसे फिर से मतली होने लगी, पर कुसुम का उत्साह देखकर वह मना नहीं कर पाया। नहीं खाओगे, तबीयत खराब है। ये कहते ही कुसुम की वो लंबी और प्यारी मुस्कान गायब हो जाएगी। वैसे भी बुखार अभी आया नहीं है, आएगा या नहीं ये भी बस अंदाजा है, जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो कुसुम को हंसते हुए लुचिया तलने दो। कुसुम ने जल्दी से मैदा गूंथा और लोइया बनाकर चूल्हा जला लिया। आवाज देकर बोली, ओ बाबूजी, लुचिया खानी है तो बेलनी तो पड़ेंगी। तारक बरामदे में तंबाकू पी रहा था। हुक्का दीवार के सहारे रखने गया तो वो लुढ़क कर गिर गया। खुली हवा लगते ही राख हट गई और चिलम की आग जलने लगी। फटे हुए जूते से रगड़कर तारक ने उन चिलम की आग को कुचल दिया। आग के कई कण उड़कर आंगन के दूसरी तरफ जा गिरे। तारक की धोती में भी कुछ छोटे छोटे काले छेद हो गए। हुक्के को सीधा रखते हुए झुंझलाए तारक ने खुद से कहा, कितनी तेजी है इस जरा सी आग में। इधर रसोई में कुसुम की गहमागहमी बढ़ गई थी। कहा हो, आ गए। लुचिया तुम्हें बेलनी नहीं पड़ेंगी बाबू, बस यहां आकर बैठो और 2-4 बातें करो। रसोई में जाकर तारक बोला, क्या मैं लुचिया बेलना जानता हूं? जो बेलूंगा मैं तो बल्कि तल सकता हूं। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे बकबक करो। बाप रे, सारा दिन किसी इंसान की आवाज तक सुनने को नहीं मिलती। नहीं, लाओ मैं ही तलता हूं। कुसुम ने शक जताते हुए पूछा, कर पाओगे? लुचिया नहीं तल पाऊंगा क्या? तुमसे अच्छा ही कर लूंगा। लेकिन वह नहीं कर पाया। पहली लुचिया डालने गया तो खौलते हुए घी में उंगलियां डुबा बैठा। फिर तेजी से हाथ पीछे हटाते समय उसने कड़ाही ही पलट दी। हाथ पैर और पूरे बदन पर घी के छींटे पड़े। सबसे ज्यादा जख्म उसके दाहिने पैर पर हुआ। देखते ही देखते पूरे तलवे पर एक विशाल छाला उभर आया, जिसे देखकर डर लगने लगे। तारक के वे छाले फिर कभी नहीं भरे, क्योंकि उसी रात उसे बहुत तेज बुखार हो गया, जिसे डॉक्टरी भाषा में मैलिग्नेंट कहते हैं, और छाले ठीक होने से बहुत पहले ही वो मर गया। रात के आखिरी पहर में उसकी मौत हुई। लोग इकट्ठा करके और खटोली लाकर श्मशान जाते जाते अगले दिन के 11 बज गए। उस दिन मौसम बहुत खराब था। सुबह से ही आंधी बारिश का सिलसिला जारी था। एक इंसान को ठीक से जलाने के लिए जितनी लकड़ी चाहिए उतनी नहीं मिल पाई। चिता पर लिटाने के बाद तारक के शरीर के कुछ हिस्से खुले ही रह गए। मुखाग्नि कुसुम नहीं दी, वह चिता के बहुत पास खड़ी थी। चिता जब पूरी तरह जल उठी तो वो उतना ही पीछे हटी जितना आग की तपिश सहने के लिए जरूरी था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद आग की गर्मी से ही सूख गए थे। इसी बीच देखा गया कि तारक के शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ने लगे हैं और एक एक करके फूट रहे हैं। इन छालों में पानी नहीं था, सिर्फ भाप और हवा थी। कुसुम के दिमाग में दुनिया जैसे चक्कर काट रही थी। वह चिता उसके हाथ की पहुंच में जलता हुआ सूरज थी। बेहोश होकर गिरने से ठीक पहले कुसुम को लग रहा था कि तारक के बदन के वे छाले छाले नहीं बल्कि लुचिया है। महीने भर बाद एक रात कुसुम अपने मामा के घर रसोई में खाना बना रही थी। दाल और सब्जी बनाकर उसने चावल चढ़ा दिए थे। चावल चढ़ाने से पहले मामी ने उसे लुचिया तलने के लिए कहा था। क्योंकि मामा की तबीयत ठीक नहीं थी और वे चावल नहीं खाने वाले थे, कुसुम लुचिया तलने को राजी नहीं हुई। वो डर से पीली पड़ गई थी और बोली थी, आप जो कहेंगी सब करूंगी मामी, पर लुचिया नहीं तल पाऊंगी। पता नहीं कैसे मुंह पर कह देती है कि नहीं कर पाऊंगी। उसे जुकाम है और इस बारिश में अगर चावल खाकर बीमार पड़ गया तो तल नहीं सकती तो मैदा तो गूंथ सकती है, या वह भी नहीं होगा। कुसुम ने मैदा गूंथ दिया था। आटा गूंथते हुए वह तारक की मौत के लिए खुद को रोजाना से थोड़ा ज्यादा कसूरवार मान बैठी थी। श्मशान से घर लौटने के बाद जिस ग्लानि के लिए वह नहीं रोई थी, ये वही आत्म पीड़ा थी। पति से सिंदूर नहीं मंगवाना चाहिए, ये कुसुम जानती थी। आजकल उसकी धारणा बन गई थी कि बेवक्त पति अगर सिर का तेल लाकर दे तो वह भी अमंगल होता है। इस बारे में कुसुम का अपना तर्क भी है। सिंदूर सुहागन पहनती है और तेल भी सुहागन ही लगाती है। भगवान के आशीर्वाद से तेल सिंदूर ही सुहागन के लिए सबसे कीमती है, पर इस बारे में वो पूरी तरह पक्की नहीं है। तारक ने पहले भी कई बार उसे तेल खरीद कर दिया था, तब तो कुछ नहीं हुआ था, पर गर्म घी से पैर न जलता तो तारक को इतना बुखार नहीं होता। इसमें कुसुम को जरा भी शक नहीं है
क्या मलेरिया ऐसा होता है? वो खुद कितनी बार मलेरिया झेल चुकी है। मलेरिया से इंसान 3 दिन में नहीं मरता। फिर तारक का ठीक से इलाज भी नहीं हुआ। पता नहीं कहां से क्या हो गया कि इलाज का वक्त ही नहीं मिला। पोस्ट ऑफिस के पैसे जमा रह गए, शरीर के गहने गिरवी नहीं रखे जा सके और बड़े बड़े डॉक्टरों ने तारक को देखने का वक्त आराम करने में बिता दिया। बस एक छोटा सा लाचार विरोध करके ही वो विधवा हो गई। चूल्हा बहुत अच्छा जल रहा है। रसोई के कोने में लकड़ियां अच्छे से रखी होने की वजह से इस बारिश में भी वे सूखी और खटखटी है। पीढ़े पर उकड़ू बैठकर कुसुम किसी सम्मोहन में डूबी आग की तरफ देखती रही। आग में कैसी तेजी है। कुसुम ने कितने समय तक 2 वक्त चूल्हा जलाकर खाना बनाया है, पर ऐसी आग की लपटों में इतना गहरा रंग उसने पहले कभी नहीं देखा। तारक की चिता में भी नहीं। उधर मामी लूचियां तल रही थी और घी की खुशबू से कुसुम को तकलीफ होने लगी। आग के उस अनोखे रूप को महसूस करते हुए भी घी की गंध से पूरे बदन में जो बेचैनी हो रही थी उसे भी वह समझ पा रही थी। अचानक सिहरन हुई और उसकी हड्डियों के अंदर तक कपकपी दौड़ गई। कुसुम बहुत दुबली हो गई है, शरीर और मन से स्वस्थ रहने के लिए उसके सामने कई बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं। कुछ महीनों में ये दुनिया उससे एक और इंसान मांगेगी। विधवा जीवन ऐसी हालत के लिए सही नहीं है। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आती। शोक, अंधेरा, सोता हुआ बच्चा और थोड़ा सा पागलपन आजकल कुसुम की रात की पूंजी है। शोक उसे बार बार रुलाता है, अंधेरा उसे डराता है, बच्चा उसे परेशान करता है और पागलपन उसे जगाए रखता है। उसका पागलपन कुछ ऐसा है, वो मानती है कि तारक के साथ बातें करके वो जितनी रातें जागती थी, अब तारक के गम में उसे उससे कहीं ज्यादा रातें जागनी चाहिए। इसलिए नींद आने पर भी वो नहीं सोती। नींद को रोकना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तारक का सुनहरा रंग कैसे जलकर काला पड़ गया था और कैसे छाले पड़ रहे थे, बस उस नजारे की कल्पना करने की देर है। फिर नींद का नामो निशान नहीं रहता। मामी की बड़ी बेटी बाटी लेने आई और बोली, कितनी लकड़ियां ठूंस दी है कुसुम, एक ही दिन में सब जलाकर राख कर देगी क्या? अनजाने में ही ज्यादा डाल दी दीदी। कुसुम ने 3-4 लकड़ियां खींचकर बाहर निकाली और उन पर पानी छिड़क कर बुझाते हुए चूल्हे के पास रख दिया। धुएं से उसकी आंखों में तेज जलन होने लगी और आंसू बहने लगे। जलती हुई लकड़ी को अगर ठीक से न बुझाया जाए तो जैसा धुआं निकलता है, वैसा ही एक अजीब और श्मशान जैसी गंध वाला धुआं फैलने लगा। धुएं के बहाने नहीं। कुसुम आजकल खुलेआम और छिप छिप कर बहुत रोती है। अगर उसके आंखों के आंसू जमा किए जाते तो एक कटोरा भर जाता। आंखें पोंछते हुए जब उसकी नजर सामने पड़ी तो उसने देखा कि एक बड़ी मुसीबत शुरू हो चुकी है। चूल्हे के पास जूट की सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर दीवार के सहारे रखा था। न जाने कब उन बुझाई हुई लकड़ियों में से एक अचानक सुलग उठी और उसने उन सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में ये आग दीवार तक पहुंच जाएगी और देखते ही देखते फूस की छत जलने लगेगी। बारिश की वजह से छत का ऊपरी हिस्सा भले ही भीगा हो, पर उसमें आग को रोकने की ताकत नहीं है। रसोई की छत अगर एक बार जल उठी तो वो घर के बाकी कमरों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। पड़ोस का मुखर जी परिवार भी नहीं बचेगा और सरकार बाबू का घर भी मुखर्जी के घर से सटा हुआ है। जूट की लकड़ियों के बीच अभी अभी पैदा हुआ वो डरपोक और हिचकिचाता हुआ छोटा सा अग्नि देवता आज पूरे मोहल्ले में लंका कांड किए बिना नहीं मानेगा। कुसुम इस मंजर की बहुत साफ कल्पना कर पा रही है। एक विशाल और सब कुछ निगल जाने वाली चिता, एक साथ ढेरों लोगों की बर्बादी, रंगों और गर्मी से अंधेरे और सूनेपन का भर जाना और उसके चारों तरफ बस हाय तौबा और छाती पीटना। क्या 2-4 लोग जलकर नहीं मरेंगे? अपनी तीखी नजरों से कुसुम किसी जहरीले सांप की तरह उस आग की लपटों को देख रही थी, जो लहराती हुई कभी बढ़ रही थी तो कभी कम हो रही थी। वो आग धीरे धीरे आकार ले रही थी और लकड़ी के सहारे एक अटल गति से ऊपर चढ़ रही थी। आज घर में आग पक्का लगेगी और कोई जलकर मरे या न मरे, कुसुम का आज बचना नामुमकिन है। वो किसी भी कीमत पर भाग नहीं पाएगी। वो पीढ़े और जमीन के साथ जैसे चिपक गई है। उसके पूरे बदन पर लकवा मार गया है। वो सुन्न और बेदम है। उठने, हिलने या उन लकड़ियों को हटा देने की ताकत भी उसमें नहीं बची है। वो भागेगी कैसे? कुसुम को साफ दिखाई दिया कि फूस की जलती छत के नीचे दबकर वह तड़प रही है। उसके बदन की खाल कोयले की तरह काली पड़ रही है और पूरे शरीर पर बड़े बड़े छाले उभर रहे हैं। मौत की इस भयानक कल्पना से कुसुम को एक अजीब सा सुख महसूस होने लगा। अब उसे जरा भी शक नहीं रहा कि जो खतरा हाथ बढ़ाते ही रोका जा सकता था, उसके सामने अगर वह हाथ समेट कर बैठी है तो ये ईश्वर का ही फैसला है। ईश्वर ने उसके हाथ बढ़ाने की शक्ति छीन ली है। वह सती है या नहीं,
इसीलिए वह इस देरी से होने वाले सहमरण को खुद भी नहीं रोक पा रही है। वो खुद ये इंतजाम नहीं कर सकती थी। उसकी खुदकुशी में सिर्फ आत्महत्या का पाप नहीं, बल्कि दूसरों की जान लेने का पाप भी होता। पर घर में आग लगकर जल मरने में उसका क्या हाथ है? इसके लिए उसे नर्क नहीं जाना पड़ेगा, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। वह तो हंसते हंसते स्वर्ग में तारक के पास चली जाएगी। 35 दिनों से ज्यादा वो विधवा बनकर नहीं रही। इस बात के गौरव से लोग दंग रह जाएंगे और उसकी तारीफ करेंगे। कुसुम ने अपने बच्चे के बारे में भी सोचा है। वो मामी के छोटे बेटे और नाती पोतों के साथ सोया है। उनके साथ उसे भी सब सुरक्षित निकाल ही लेंगे। उसका छोटा बच्चा नहीं मरेगा। उसे कष्ट तो बहुत होगा, पर वो विधाता की इच्छा है। कुसुम का इसमें कोई हाथ नहीं है। माँ के मरने का इंतजाम आज जिसने किया है, माँ के बेटे के जीने का इंतजाम भी वही करेंगे। कुसुम के सिर में जितने बाल हैं उतने सालों तक करेंगे। अब तक आग लकड़ियों के गट्ठर के बीच तक पहुंच चुकी है और काफी तेजी से जल रही है। वहां का हिस्सा जलते ही लकड़ियां टूटकर नीचे गिर गई। अब घर में आग लगने की वैसी कोई गारंटी नहीं रही। जलते जलते एक समय आग बुझ गई। पीछे रह गई बस थोड़ी सी राख, कुछ दहकते कोयले और लकड़ियों के कुछ टुकड़े। कुसुम को लगा जैसे उसे बहुत गहरी चोट पहुंची हो। वो बहुत मायूस हो गई। रसोई की करछुल से वो अपनी अधूरी इच्छा के उन जले हुए अवशेषों को कुरेदने लगी। राख के अंदर से एक आधा जला हुआ तिलचट्टा बाहर निकल आया। समाप्त।